A very hearty good afternoon to all the dignitaries and my dear students. Jai Hind friends. मिर्जापुर के बारे में ही बताएंगे ज्यादा। इतने बड़े इंट्रोडक्शन के बाद बोलना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सिंपल से पूर्वांचल के रहने वाले, एक छोटे से गांव से आते हैं। गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे पिताजी पोस्टमास्टर हुआ करते थे। लेकिन जीवन में ये जितना भी बदलाव हुआ, जिस जीवन के पड़ाव पे आप हैं, वहां से हम भी गुजरे, और हम जहां हैं आप हमसे 1000 गुना ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचेंगे। बशर्ते जीवन के कुछ बड़े छोटे छोटे नियम हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ है, बर्नौलीज थ्योरम है, ऐसे मिर्जापुर लॉ है। मेरी आदत है, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि एग्जाम्पल्स अगल बगल से लिए जाएं। ऐसे एग्जाम्पल्स लिए जाएं जिनसे आप सब बहुत सिंपल तरीके से रूबरू हों। अब हम जहां भी जाते हैं तो ये एक गिफ्ट के तौर पे मिलती है, और ये हम सब की कहानी है। ये जो कवर पेज है इस बुक का, भगवत गीता, ये हम सब की कहानी है, हम सब की। अर्जुन यानी हम सब द्वंद्व में परेशान, इस दुनिया के महाभारत में सबको फेस करनी पड़ती, सबको। ये हमारी किताब है, ये हम सब की किताब है और हम सब की कहानी है। आप गौर करिए, जब आप क्लास 10th में आए तो आपके पेरेंट्स ने आपसे क्या कहा कि बस बेटा, अगर यहां 95 आ गया तो समझ लो जीवन बन गया। और आप में से बहुत सारा के 97 आए। फिर जब आप क्लास 12th में आए तो पेरेंट्स ने कहा कि 12th के बाद बेटा कोई पढ़ाई नहीं होती। हम तो भगवान के आशीर्वाद से पढ़े ही नहीं 11th 12th में। कुछ तो शौक नहीं था और कुछ अच्छा नहीं लगता था पढ़ना। लेकिन एक बात और ऐड करेंगे कि वो जो 11th 12th की पढ़ाई छोड़ी, वो बाद में पूरी करनी पड़ी। उसका दुगना पढ़ना पड़ा और दुगना मार भी खानी पड़ी, टीचर से नहीं। बाकी कहने की बात ही नहीं, आप समझ ही गए होंगे। तो हम सबकी कहानी है महाभारत, हम सबकी कहानी। मतलब ये जो जीवन है ये हम सबका है। अब चैलेंजेस जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट है। हमसे जब लोग मिलने आते, बोलते साहब बहुत परेशानी है जीवन में। हाँ, तो 2 तरीके हैं परेशानी को ओवरकम करने का। एक, अगर आप 0 परेशानी वाली लाइफ चाहते हो, 0, तो सिंपल तरीका, आप हरिद्वार चले जाओ। उसका नाम ही इसीलिए रखा गया हरिद्वार, कि अब यहां से सिर्फ उसके बाद भगवान मिलेंगे। कोई नौकरी नहीं, कोई आईएएस नहीं, कोई पीसीएस नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई बच्चा नहीं, कुछ नहीं। एक तो वो तरीका है। एक दूसरा भी तरीका है, उसमें आप दुनिया में रह सकते हैं लेकिन आपको चुनौती कोई नहीं होगी। एक ही है व्यक्ति जिसको जीवन में कोई चुनौती नहीं, और वो है चपरासी। अब जितना बड़ा हो जाए उतना कम हो जाए, लेकिन चपरासी के जीवन में कोई चुनौती होती ही नहीं। लेकिन जहां आपने महत्वाकांक्षा पाली, एम्बिशन, आप तो जस्ट आए हैं, एमबीए करेंगे, उसके बाद बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाएंगे, एमएनसीज में जाएंगे, पैकेजेस पे जाएंगे, पर यही आपका जीवन रुकेगा नहीं। आप में से बहुत लोगों का ख्वाब होगा अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब चुनाव भी लड़ेंगे। कितने लोग सोचते हैं चुनाव लड़ेंगे? अरे वाह,
जिला पंचायत? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं किसका चुनाव लड़ोगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन सबको अपनी पॉलिटिकल भागीदारी बढ़ानी चाहिए। और जब तक देश में लोग पॉलिटिकल भागीदारी नहीं बढ़ाएंगे, पढ़े लिखे लोग, इस बात को मैं यही पूर्ण विराम दे दूंगा, इसके आगे कोई लाइन नहीं बोलूंगा। आजकल बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक बार क्या हुआ, एरिस्टोक्रेसी इज लॉ मैंने इवॉल्व किया है तो बहुत पुराना, पर मैंने उसको अपना नाम दिया लॉ ऑफ एरिस्टोक्रेसी। उसके 4 पॉइंट्स हैं, उन चारों पे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले एक कहानी। तो एक 75 साल के बुजुर्ग गाड़ी चला रहे थे, और गाड़ी चलाते चलाते उन्होंने देखा कि पुलिस की जीप उनके पीछे आ रही। बहुत शांति से सुनिएगा। इस देश की सबसे प्यारी बात यह है कि यहां दर्शन कहानियों में सुनाया जाता था, इसलिए इस देश का हर आदमी दार्शनिक है। रिक्शे वाले से बात करो आत्मा के बारे में, 50 लाइन वो भी बोल देगा कि भैया मरती नहीं है और सिर्फ कपड़ा बदलती है, और आपने पिस्टल लगा के निकाल के उसके मुंह पे रख दिया कि तेरा कपड़ा बदलवाऊं। अरे अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं। तो यहां हर आदमी दार्शनिक है। उसकी वजह यही है क्योंकि दर्शन कहानियों में। तो बहुत इस कहानी को गौर से सुनिए, आपकी कहानी है, हमारी कहानी। और जीवन का सबसे अहम चीज है चुनौती। कुछ कम नहीं होती, मरते मरते लाइन लगती मरघट पे, तो चुनौती तो कभी कम ही नहीं होगी। काम क्या आएगा? तो 75 साल के बुजुर्ग गाड़ी चला रहे थे, एक बैग उन्होंने देखा कि पीछे पुलिस की जीप आ रही है। उन्होंने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, 140, 50, 60, 170। फाइनली जहां गाड़ी जाके उन्होंने रोकी, साइड में लगाया। जब उन्हें लगा कि भाग नहीं पाएंगे, फिर गाड़ी से निकलकर बाहर आए। कुछ देर बाद पुलिस की जीप भी आके रुकी, उसमें से एक सब इंस्पेक्टर निकला। उसने कहा आज फ्राइडे की शाम है। बुजुर्ग ने कहा अच्छा। बोले 2 दिन मेरी छुट्टी है, सैटरडे संडे। कुछ ऐसा रीजन बता दो मुझे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्योंकि आप बुजुर्ग आदमी हो, आपको परेशान करके मुझे खुशी नहीं होगी। तो कोई रीजन बता दो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और मैं खुशी खुशी वापस चला जाऊं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि आज से 20 साल पहले मेरी बीवी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी। मुझे लगा कि तुम उसे वापस करने आ रहे हो, बस इसीलिए मैं गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। उस सब इंस्पेक्टर ने उस बुजुर्ग को सलाम किया, जय हिंद सर। जितनी चुनौतियां इस लाइफ में हैं, उसमें सिर्फ एक चीज आपको बचाती है, बस सिर्फ एक, और वो है आपका कॉमन सेंस। अजीब सी चीज है वो। आपने तो हंस के टाल दिया उस बात को। आपको कहानी सुन के बड़ा मजा आया, अच्छा, बस उसका एसेंस, जहां भी चुनौती है, जहां ये जो आप आए हैं ना 21 प्लस से लेकर 31 प्लस, पहला राउंड जिंदगी में जब आप कुछ बहुत अच्छा बना सकते हो, बहुत प्यारा राउंड, इमेंस एनर्जी, इमेंस ड्रीम, और न जाने क्या क्या। सबसे प्यारा समय है जिंदगी का ये। और इस प्यारे समय की खास बात यह है कि 2 चीजों को पैरेलली बैलेंस करना पड़ता है, एक कैरियर, एक लाइफ। इस एज की सबसे खास बात यह है, 3 ही पार्ट है जिंदगी में। एक बचपना, वहां एनर्जी बहुत है, समझ नहीं है। छोटे बच्चों को देखो, जितने छोटे हैं उतनी बदमाशी करेंगे, और बहुत बदमाशी। आपके पेट पे आके बैठ गए, कान में उंगली कर दी,
बाल खींच लिया, उल्टे सीधे सवाल पूछ ले, पापा हम कैसे पैदा हुए थे? पता लगा शादी की वीडियो आप देख रहे हैं परिवार के साथ बैठ के, उन्होंने पूछ लिया, मम्मा मुझे क्यों नहीं बुलाया था शादी में? माँ बड़े गुस्सा होते कि बदतमीजी वाली बातें करते रहते हो, अंदर है उसको। एक एज है 70+, वहां समझ बहुत है, एनर्जी नहीं है। इसलिए बुजुर्ग आदमी बहुत राय देता हुआ दिखाई पड़ता है, प्रेम नहीं करना चाहिए, धोखा है धोखा। तुमको लगेगा अपना तो निपट लिए, हमसे कह रहे हो धोखा है धोखा। पर बुजुर्ग जो आदमी होता है ना, वो अपनी जिंदगी के अनुभवों को शेयर करना चाहता है, जवानों को बताना चाहता है कि भैया तुम कभी किसी पार्क में जाना, किसी भी, दिल्ली में तो एक से एक पार्क है, जाना जरूर, बुद्धा गार्डन, दिस गार्डन, ताल कटोरा गार्डन, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। वहां तुम्हें 21 से 30 वाली गैंग मिलेगी और पेयर्स मिलेंगे, कुछ काबिलाई भी मिलेंगे, मतलब बाहर से आए हुए खाना बदोश 4-5 के झुंड में घूमते हुए, घूरते हुए, लोगों को मौका मिले तो बदतमीजी करके डिस्टर्ब करते हुए। ये वही आक्रमणकारी हैं जो पिछले 2000 साल से भारत की तरफ भागते हैं। इनको बसा बसाया घर किसी का अच्छा नहीं लगता। इनका एक सीधा उद्देश्य होता है जीवन में कि भैया हमें कुछ नहीं हुआ जीवन में तो हम तुमको करने नहीं देंगे। खैर उनसे तो आपको सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन आप वहां एक बड़ी अजीब सी चीज देखेंगे। कई बार जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं हमसे बड़े सारे सवाल करते रहते हैं, सर कितने घंटे पढ़े? मैं कहता हूं 28 पढ़ लो। अरे भैया जितना तुम्हारा मन करता है उतना पढ़ो, हमारे कहने से तुम पढ़ोगे? तो कई बार मैं स्टोरीज बताता हूं उन्हें, क्योंकि मेरी नजर में सबसे अच्छा तरीका किसी भी फिलॉसफी को बताने का कहानी है। सबसे अच्छा तरीका कहानी। एक बार एक लड़के ने मुझसे पूछा, सर कितने घंटे पढ़े? मैंने कहा गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? बोला नहीं। हमने कहा नहीं बताएंगे। वो बेचारा मैनेजमेंट के पास चला गया, मैनेजमेंट को शिकायत कर दी, मैनेजमेंट ने तुरंत मुझे पेपर में लिखा अर्जेंट बुला लिया। हम समझ गए कोई कांड हो गया है, क्योंकि पिताजी मेरे कहते थे कि जब कर्म कम पड़ने लगे तो कांड करना शुरू कर दो, पर कुछ करो जरूर। तो मैनेजमेंट ने बुलाया, बॉस ने बोला यार ओझा तुम क्या उल्टी सीधी बातें करते रहते हो? मैंने क्या हुआ सर? बोले दिस गाय व्हाट लिसन व्हाट दिस गाय इज सेइंग। हाँ क्या हुआ? बोला सर माय फादर हैज सेंट मी टू स्टडी एंड दिस मैन इज सेइंग टू हैव अ गर्लफ्रेंड। तो मैंने देखा उसको, मैं कहाँ कर रहा है? बोला उधर ही है। मैंने कहा उधर कहाँ? बोला पूर्वांचल में। हमने कहा तब ऐसी बातें कर रहे? चलो खैर कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा तुम इसको कह रहे हो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए? अरे मैंने कहा नहीं सर, इसने मुझसे पूछा कितने घंटे पढ़े, तो मैंने इससे पूछा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इसने कहा नहीं। मैं इसको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता था। ये बगल में तालकटोरा स्टेडियम है, सुबह 8 बजे लोग आते हैं, रात में 8 बजे जाते हैं, वहां कोई टाइम वाइम नहीं पूछता। 12-12 घंटे बैठे हैं, सूरज भगवान से मनाते रहते कि आज मत डूबो बस। जब तुम वहां टाइम नहीं पूछते कितने घंटे बैठे, तो पढ़ने के लिए क्यों पूछते हो? इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये जो लॉ ऑफ एरिस्टोक्रेसी मैंने बनाया है, मैंने कहा ना कि जीवन में आपको जो सबसे ज्यादा चीज काम आएगी वो है कॉमन सेंस। आप जितना डेवलप कर लें, और कोई जरूरी नहीं है सबसे ज्यादा पढ़ने से आती है, ये बात सही है। एजुकेशन इज द एलिजिबिलिटी एंड ऑल्सो द रिक्वायरमेंट टू डेवलप कॉमन सेंस, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। ऐसा नहीं कि जो लोग पढ़े लिखे सिर्फ उनके पास कॉमन सेंस होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ एजुकेशन उसे डेवलप करता है, ग्रो करता है। कबीरदास जी कभी कॉलेज नहीं गए, कभी स्कूल नहीं गए। उनके ऊपर एक डिपार्टमेंट है अमेरिका में, फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी में, कबीर डिपार्टमेंट। हमारे देश में एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए शंकराचार्य, बहुत बड़े,
मतलब आज तक उनकी फिलॉसफीज पे रिसर्च होती है, अच्छे अच्छे लोग उनको समझ ही नहीं पाते। उनका एक सिद्धांत है छाया, माया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इल्यूजन। वो कहते हैं ये पूरी दुनिया इल्यूजन है, माया है, कुछ भी नहीं है। अच्छे अच्छे लोग उसे नहीं समझ पाते। कबीर दास जी ने एक लाइन लिखा, बस एक लाइन, कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, सिर्फ एक लाइन लिखा, माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। बोले माया जो है इल्यूजन, वो छाया की तरह है, शैडो। बोले माया छाया एक सी, माया जो है वो छाया की तरह है। जैसे हमारी शैडो है, वो दिखाई तो पड़ती है पर होती नहीं है, ऐसा दुनिया में माया है, दिखाई तो पड़ती है पर होती नहीं है। तो कॉमन सेंस के लिए एजुकेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन एजुकेशन इज द मेन मीडियम टू एनहांस कॉमन सेंस। अब कॉमन सेंस अगर आपको डेवलप हो जाए तो वो क्या क्या करेगा आपके लिए। मैंने कहा ना, आप बहुत प्यारे जीवन में एंटर कर रहे हो, इस इंस्टीट्यूशन में आए हो, इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन आपका, आपकी फैकल्टीज। और एक काम करना यार, फैकल्टीज की, टीचर्स की खूब इज्जत करना। मैंने देखा अभी जो हमारे जनरेशन्स आ रही हैं वो थोड़ा सा इज्जत करने में कंजूसी करती हैं, पर ऐसा मत करना। टीचर की सबसे बड़ी डिमांड लाइफ में क्या है? रिस्पेक्ट। ये तुम्हारे यहां फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं जो तुम्हें पढ़ाएंगे, कहीं भी तुम बस रुक के गुड मॉर्निंग कह दो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। अगर आज वो तुम्हें 4 चीजें बताने जा रहे हैं क्लास में, मैं तुम्हें गारंटी कहता हूं 8 बताएंगे। और किसी को रिस्पेक्ट देने में क्या जाता है यार, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई खर्चा नहीं। भाई आपका सीनियर, आपका टीचर सामने से आ रहा है, आप रास्ता छोड़ के खड़े हो गए सर। इतना गेस्चर, इतना बड़ा गेस्चर होता है। आपको कोई पैसा थोड़ी देना है टीचर्स को, सिर्फ एक गेस्चर छोटा सा। आपकी मैम सामने से आ रही, आपने रास्ता छोड़ दिया, वो गेस्चर, और वो गेस्चर आपको पूरी जिंदगी काम आएंगे। इस देश की जो बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी, और ऐसी ऐसी खूबियां हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, उनमें से खूबी है अपने बड़ों को सम्मान देना। मतलब मैं बाहर जाता हूं सेमिनार लेने, लंदन है, बाहर यूएस, जर्मनी चले गए, तो वहां एक चीज बड़ी टेंशन वाली हो जाती, वहां तो कोई पैर वैर छूता ही नहीं। यहां वो क्या है? ग्रैटिट्यूड है, प्रेम है, सम्मान दिया बोलो यार। और जितना सम्मान दोगे उसकी भी गारंटी है उतना बड़ा रिटर्न भी मिलेगा तुम्हें। हर आदमी, मतलब मैं तुम्हें बताऊं, हमारे यहां करोल बाग में बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है सड़कों पे, और काफी पानी भर जाता है। तो रिक्शे वाले जो है ना, वो रोड क्रॉस कराने का 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए लेते हैं, सिर्फ रोड क्रॉस, इस पार से उस पार। लेकिन बहुत सारे रिक्शे वाले ऐसे हैं जिनको मैं नमस्कार करता था। जैसे मैं उनके रिक्शे बैठा, मैंने कहा भैया नमस्ते। आप बिलीव नहीं करोगे कि कई बार ऐसा हुआ कि मैंने रोड क्रॉस किया, उन्होंने मुझसे 1 रुपए नहीं लिए। सम्मान इतनी बड़ी चीज होती है। किसी से प्रेम से बात करना, किसी को सम्मान देना, है बड़ी छोटी चीजें, लेकिन आपको काम बहुत आएंगे। तो कॉमन सेंस जब आप डेवलप करोगे तो पहली चीज आपको पता है क्या करेगा? वो प्रायोरिटी सेट करेगा लाइफ में। 90% लोगों की जिंदगी में कोई प्रायोरिटी है ही नहीं, है ही नहीं। उनसे पूछो क्या करोगे? भैया एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा, एसएससी क्यों दे रहे हो? एसएससी दे रहे हो तो यूपी पीसीएस भी दे दो। और अगर 4 लोगों ने समझा दिया, प्रायोरिटी चेंज हो गई। 4 आदमी ने, किसी ने बता दिया भैया आईएएस का एग्जाम ऐसे ऐसे होता है, प्रायोरिटी चेंज। अपने जीवन की प्रायोरिटी बनाओ, प्रायोरिटी। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। बहुत प्यारी चीज है प्रायोरिटी। हम जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, तो हम एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं, P = P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। और जितने रूलरों ने इस फॉर्मूले को तोड़ा वो फेल कर गए।
जो भी रूलर होगा वो अगर इस फॉर्मूले को तोड़ेगा, P = P। अब दिल्ली, गुजरात, जो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा उसको गुजरात चाहिए। पहली बार गुजरात वालों ने दिल्ली पकड़ लिया है, ये पहली बार हुआ है। लेकिन एंशिएंट मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो जो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा उसको गुजरात चाहिए। गुजरात का कनेक्शन किससे है? सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया का कनेक्शन किससे है? वेस्ट एशिया से। और वेस्ट एशिया का कनेक्शन यूरोप। और हमारे देश से बाहर क्या जाता है? मसाला। मसाला इज अ ट्रॉपिकल फ्रूट। यूरोप जो है ना वो 4 महीने बर्फ से कवर होता है, नवंबर टू फरवरी पूरा बर्फ से कवर होता है। उस वक्त जॉगिंग नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते। खाने के लिए मीट, हाई प्रोटीन लेंगे, यूरिक एसिड बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी। अब 4 महीने बाहर नहीं निकल सकते। तो हिंदुस्तान का जो मसाला था, हम तो सब्जी में खाते हैं ना, हम तो हर चीज का दुनिया में ज्यादातर चीजों का दुरुपयोग करते हैं। उनके लिए मसाला मेडिसिन थी। और उसमें भी एक सबसे कीमती मसाला सिनेमन, दालचीनी बोलते हैं हम उसे। दालचीनी एक ऐसा मसाला था जो सिर्फ सोने के बदले में बेचा जाता था, मतलब हम उसके बदले में और कुछ लेते ही नहीं थे, ओनली गोल्ड। तो यूरोप हमसे इंपोर्ट करता था मसाला और सिल्क। इसलिए चाइना से एक रोड जाती है, चाइना, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, उसको बोलते थे सिल्क रूट। तो ज्यादातर वहां पे लड़ाइयां होती रहती थी। तो हम उन लड़ाइयों से बचने के लिए गुजरात वाला रास्ता पकड़ते थे। दिल्ली से गुजरात, गुजरात से ईरान, ईरान से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से यूरोप, ये हमारा रास्ता था। और दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान। आप में से बहुत सारे लोग गुजरात गए होंगे। तो जब आप दिल्ली से गए गुरुग्राम, गुरुग्राम से अलवर, अलवर से जयपुर, ऐसा ही गए होंगे ना। तो दिल्ली से अगर आप गुजरात जाएंगे तो कंपल्सरली आपको बीच में पड़ेगा राजस्थान। राजस्थान डेजर्ट, लोग वॉरियर, लड़ना उनका शौक है। अब लड़ाई जिसका शौक हो उसको क्या हराएंगे आप? पढ़ाई जिसका शौक बन जाए, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जब उन्होंने अपनी लाइब्रेरी खोली डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने मुंबई में, तो उनकी अपनी किताबें थी 50,000 अपनी। वो भी कब? जब 1916 में उन्होंने लंदन से अपनी किताबें इंडिया भेजी। 1916 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जर्मनों ने उस जहाज को डुबो दिया। 50,000, 65,000 के आसपास किताबें डूब गई। तब 50,000, उनकी अपनी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें, अपनी किताबें, किसी से मांगी हुई नहीं। और उन 50,000 किताबों ने उस आदमी को जो अछूत समाज में पैदा हुआ, जिसको लोग पानी नहीं देते थे, उसको चेयरमैन बना दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का। तुम किसी चीज को अपना शौक तो बनाओ। राजपूतों को लड़ने का शौक है, लड़ने का शौक। करवा चौथ वहीं का फेस्टिवल है, अभी आने वाला है। अब तो पैन इंडिया हो गया DDLJ की वजह से, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वरना वो बेसिकली राजस्थान का फेस्टिवल है। दशहरे के बाद कंपलसरी था राजपूतों के लिए कि वॉर पे जाएंगे, कंपलसरी। और जब वो वॉर पे जाएंगे तो उनकी पत्नियां व्रत रखेंगी अपने आदमी की लंबी उम्र के लिए। ये राजस्थान का फेस्टिवल है। और राजपूतों ने सबको परेशान किया। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, शेरशाह, सबको, कोई ऐसा था ही नहीं जिसको परेशान न किया हो। अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, राजपूतों ने अकबर को भी परेशान किया और बहुत परेशान किया। शौक ही है लड़ना।
तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल क्या चाहिए राजपूतों को? तो बीरबल ने कहा सर 2 चीज चाहिए। बोले क्या? बोले सर एक इज्जत चाहिए। बोला दे दो, बोरे में भर के दे दो। इज्जत कोई कमोडिटी थोड़ी है, अभी तो मैं उसकी बात कर रहा था। इज्जत कोई कमोडिटी है नहीं। बोले दे दो, बोरे में भरो, बोरे में। बोले दूसरा क्या चाहिए? बोले साहब दूसरा इनको लड़ाई कर रहे हैं साहब। बोले यार ये तो और अच्छी बात है, पोस्टिंग करो इनकी अफगानिस्तान। तो मान सिंह को बना दिया काबुल का गवर्नर। अब एक तरफ अफगानी, उनको भी लड़ाई का शौक है, और दूसरी तरफ राजपूत, इनको भी लड़ाई का शौक है, और दोनों लड़ रहे हैं। और अकबर अनारकली का डांस देख रहा है। बहारें आज पैगामे मोहब्बत लेके आई हैं। बड़ी मुद्दत से उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई हैं। जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करो अपनी, ऐसा मत भागो इधर उधर, और सब करो सब, और ऐसा करो कि कुछ से तो नाम हो। नाम तो होना चाहिए यार, या तो दिल्ली या दुबई। कुछ दुबई में बिजनेस होता है, एंटरप्रेन्योर कैपिटल है वो। मुस्कुरा रहे हो दुबई मतलब, तो तुमने किताब का नाम सुना होगा डोंगरी टू दुबई, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। दुबई इज द न्यू एंटरप्रेन्योर कैपिटल इन एशिया। आप अपना बिजनेस वहां कर सकते हैं, और आप सब तो बिजनेस से जुड़े हो, इसलिए मैंने दुबई की बात की। सोचो कितना दिमाग है, इशारे में समझते हो बातों को। और यही अगर सही जगह लगा दो, पर गंगा कसम उठाए होगी सही जगह नहीं लगाएंगे। प्रायोरिटी सेट करो अपनी लाइफ में। प्रायोरिटी, पहला काम करो, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो। अकबर की प्रायोरिटी क्या है? गुजरात। लड़ाई प्रायोरिटी नहीं है, गुजरात। उसको गुजरात लेना है, राजपूतों से दोस्ती हो गई। %95 लोग जिंदगी में बिना प्रायोरिटी के आगे बढ़ते हैं, बिना। स्कूल ने आपको एक चीज दी थी, हम सबको, ऐसा नहीं आपको, हम सबको, डायरी। वो डायरी छूटनी नहीं चाहिए। वो इतनी प्यारी चीज है डायरी। D=D। डायरी आपको डिसिप्लिन करके रखेगी। आप डेली शाम को जब सोने जाते हो ना, बस आप ये नोट डाउन कर लो कि आज दिन भर आपने क्या किया। ये 10 साल वेस्ट मत करना। मतलब ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये 10 साल वेस्ट मत करना। लड़ाई चलेगी, चलने दो। किसके जीवन में लड़ाई नहीं है, आप मुझे बताओ। जब आपको कोई हाथ देखता है, जैसे हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे, मिडिल क्लास, तो हमारा कोई भी हाथ देखता था तो बोलता था बहुत स्ट्रगल है। तो उस वक्त तो हमें समझ में नहीं आया कि यार इतना स्ट्रगल कैसे हो सकता है, बड़ा ऑड सा लगता था। स्ट्रगल सुन के हाथ क्यों दिखाते थे हम लोग? एक तो वो मिलाते थे, चंद्रमा बन रहा है कि नहीं, चंद्रमा बन रहा है तो बहुत सुंदर बीवी होगी। और जिनका जिनका चंद्रमा बन रहा है, सुंदर तो होगी, आक्रामक भी होगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। चंद्रमा ना बने ज्यादा अच्छा है। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं, चंद्रमा बन रहा है। अच्छी बात है, चंद्रमा बन रहा है। नहीं, बीवियां
परेशान नहीं करती। देखो, हर आदमी के जीवन में, हर पुरुष के जीवन में दो स्त्रियां होती हैं। एक तो मां होती है जो बर्बाद करती है व्यक्ति को। भाई, आपकी माता जी आई, तरोई की सब्जी रोटी लेके आपने उठा के फेंक दिया कि डेली डेली तरोई खाएंगे, और ये आदत आपको पड़ गई 28 साल तक। और 28 साल बाद जब आपकी शादी हुई 29 साल में, आदत तो पड़ी हुई। अब वो बेचारी फिर लेकर आई तरोई की सब्जी, आपने फिर उठा के फेंक दिया, और जैसे ही फेंका वो कूद के सीने में बैठ गई, मारा 2-3 बैट खींच के। ये सब अनुभव की बात है, तुम्हें भी पता चलेगी। इसलिए आज तक बड़ी सारी किताबें लिखी गई आत्मविश्वास पे और उत्साह पे, बहादुरी पे। किसी ने वैवाहिक जीवन पे किताब नहीं लिखी। सबने कहा भैया हम परेशान हुए तो दूसरे को सीख काहे दें, तू भी कर ले। और आप जितनी सिंपल शादी करोगे उतनी आपका जीवन अच्छा होगा। बहुत 100-200 आदमी लेके जाते हो बारात, घोड़े बैठते हो, तलवार लगाते हो, तो लड़की सोचती कि कोई राणा वाड़ा है। अगर सिंपल जाओ, 4-5 लोग शादी करने जाओ, 5-6 लोग जाओ, 5,000 आदमी खिलाना अपने घर पे खिलाओ। लड़की के घर वालों को क्यों टेंशन देते हो? और डाउरी मत मांगना, वो भिखमंगों का काम है। और लड़कियों को तो मैं कहूंगा डाउरी देना तो एक ही शर्त। मैं तो जब यूपीएससी क्लास लेता हूं तो मैं लड़कियों से ही कहता हूं कि जब तुम आईएएस बन जाना है तो डाउरी देना कोई बात नहीं, दे दो, पर एक शर्त पे देना, यहां लिखवा देना कि मैं भिखमंगा, मेरी पत्नी भिखमंगन। और वो लड़की वाले चाहते ही हैं कि हम अपनी लड़कियों को कुछ ना कुछ दें। मेरे पिताजी बचपन से मुझसे कहते थे कि कभी पैसा मत मांगना, अगर तुम्हारे पास दम नहीं है तो तुम रख भी नहीं पाओगे लिया हुआ पैसा। और ये चेंजेस किसी से शुरू नहीं होगा, हम सब इंडिविजुअली एक एक आदमी करेंगे तो लोग उससे इंस्पायर होंगे। तो सबको करना पड़ेगा वो। तो अपनी जिंदगी में सबसे पहला काम करो, पहला प्रायोरिटी को सेट करो। ऐसे मत चलने दो जिंदगी की, अभी तो एमबीए कर रहे हैं, अभी तो मेरी 21 साल उम्र है। अगर मुझे कोई अवध ओझा मिला होता 21 साल में, हम लोग के समय में इतना जमाना आगे नहीं था, कोई टीचरों को जानता ही नहीं था। वो तो कोविड ने टीचरों को एक्सपोज किया इंडिया में। एक्सपोज वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि हम बहुत ट्रॉल होते हैं। यूपीएससी का जो पढ़ाई है वो ही है ऐसी पढ़ाई, किसी एक विंग को नहीं पढ़ा सकते, उनकी डिमांड ही अलग है। कोरोना ने पहली बार ये शो किया कि नहीं भैया, टीचर्स भी कुछ होते हैं दुनिया में, उनका भी कोई रोल है, उनका भी कोई योगदान है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब भी भारत सुपर पावर बनेगा तो उसमें शिक्षकों की सबसे अहम भूमिका होगी। और इंडियन गवर्नमेंट को मैं बोलता हूं कि भैया एक काम कर दो, कुछ ज्यादा सैलरी मत बढ़ाओ, कोई इंसेंटिव मत दो, बस टीचरों को वीवीआईपी का दर्जा दे दो कि कहीं जाएं तो कम से कम कुछ तो उन्हें एहसास हो कि मैं इस देश की प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं। उत्साह आदमी का बढ़ते रहना चाहिए। प्रायोरिटी सेट करो। अब्राहम लिंकन 14th इलेक्शन हार गए, 14th। और एक काम और करो, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ा करो यार, बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफी। उससे फायदा ये होगा कि दुनिया में कोई महान आदमी है ही नहीं जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। आप एक नाम ले लो, कोई भी, कोई है ही नहीं। कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। सब। तो जब आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ोगे, बायोग्राफीज, तो एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूं। और शुरुआत करो डॉक्टर अंबेडकर से। डॉक्टर अंबेडकर को जाति के चश्मे से मत देखो। कुछ इतिहास, हिस्ट्री हमसे क्या कहता है? कैरेक्टर।
हमारे लिए हर आदमी एक कैरेक्टर है। हम किसी से क्या सीख सकते हैं? अभी तुम्हें कोई कुछ बोल दे उल्टा सीधा, तुम दोबारा उससे बात नहीं करोगे, टीचर से नाराज हो जाओगे, बदला लेने की सोचोगे। और एक लड़का स्कूल जाता है, उसको अपना बोरा लेके जाना पड़ता है एवरी डे। वो वहां स्कूल में नहीं रख सकता, उसको डेली लेके जाना है। क्यों? क्योंकि वो अनटचेबल है, उसका बोरा चपरासी नहीं उठाएगा। तो हर दिन उसे अपना बोरा लेके जाना है एवरी डे, यानी हर दिन ह्यूमिलिएशन। और फिर भी वो आदमी जाता है। मैंने अपने कमरे में 4 फोटो लगा रखी है। सुबह उठता हूं, एक एक करके चारों को देखता हूं एवरी डे। एक स्टीफन हॉकिंस की लगा रखी। शरीर खराब है, दिमाग सही है, नोबेल प्राइज विनर। एक दुर्योधन की लगा रखी है, शरीर सही है, दिमाग खराब है। एक डॉक्टर अंबेडकर की लगा रखी। इतना चैलेंज, इतना चैलेंज। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था, डायरिया, फीवर, बेड पे। डॉक्टर ने कहा कि आप नहीं जा सकते। अरे बोले कैसे नहीं जा सकते, एकदम जाएंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज 5, इंग्लैंड का राजा, रैमसे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, सब सामने बैठे हुए। 39 ईयर्स ऑफ एज। उस आदमी ने खड़ा होकर बोलना शुरू किया। "39 ईयर्स ऑफ एज। अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर की सिर्फ चुनौतियां बताने लगूं तो पूरा सेशन 4 घंटे का उसी में चला है। नहीं, 4 घंटे में बोलूंगा नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहा था। और एक फोटो लगा रखी भगवान कृष्ण की, कि जीवन में युद्ध ही करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। और खुद नहीं करना है तो करवाना है। हमसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि भैया जिंदगी सेटल हो जाए। यूनिवर्स में कुछ भी सेटल नहीं है। इस यूनिवर्स में जो भी चीज सेटल, वो मर गई, खत्म। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फिर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। क्या जज्बा होगा उनका। इतनी उम्र, तुम्हारी तो 21 साल, उनकी 67 प्लस। प्रायोरिटीज। ये डायरी में आज तुम अपने शब्द रख लेना कि जीवन में सबसे पहला काम करना अपनी प्रायोरिटी सेट करना। दूसरा वर्ड लॉ ऑफ एरिस्टोक्रेसी में, बड़ा प्यारा वर्ड, बहुत प्यारा। अब ये सब चीजें स्कूल में नहीं पढ़ाई जा सकती। स्कूल में पढ़ा दे तो बवाल हो जाए, अफरा तफरी मच जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। स्कूल इज अ प्लेस जहां आपको ट्रेन किया जाता है एक विचारधारा में, संस्कार दिए जाते हैं, कुछ आदतें दी जाती हैं, सिखाया नहीं जाता। 51 लोग एक स्कूल, एक क्लास में है, 51, 40 उसमें से क्लर्क हैं, 5 IAS ऑफिसर्स हैं, 6 रिमेनिंग, उसमें से 4 कैपिटलिस्ट हैं और 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनकी क्लास में एकेडमिक रिकॉर्ड सबसे खराब है। आज आप देखो बाहर अपने परिवारों में देखो, लोगों को देखो, लोग डिस्कस करते हैं कि अरे चेन स्नेचिंग करते हुए पकड़े गए थे, MP है। आपको कभी लगता नहीं कि यार ये लोग कैसे वहां तक पहुंच गए? ऐसा क्या हो गया कि बड़े सारे ऑड लोग बहुत बड़ी जगहों पे पहुंच गए? क्या खास बात होगी? कुछ तो होगी। कुछ तो स्वाभाविक तौर पर होगी। दूसरा, वो जो 2 लोग हैं जिनके बारे में मैं कह रहा था, जो 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके अंदर एक
एक शब्द समझ में आ गया। आप देखो, आप कभी कभी पार्टी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, शादी में जाते हो, और आप एक कोने में खड़े हो, आपको कोई एंटरटेन ही नहीं कर रहा है और आप बहुत दुखी हो। हमसे किसी ने पानी नहीं पूछा, चीफ सेक्रेटरी हो, नहीं भैया, बहुत दुखी। कुछ लोग तो रोते हैं। आपके घर में शादी है, रिलेटिव के यहां, आप शादी के 10 दिन पहले ही पहुंच गए, सारा काम किया आपने, सारा, आप 17 घंटे काम किए, मरे। हमारी तरफ पूर्वांचल में एक शब्द है खटे, कुछ वर्ड होते हैं लोकल, वो बड़े प्यारे वर्ड होते हैं, उनसे भावना व्यक्त होती है। जब मुझे इंग्लिश में सेमिनार लेना होता है तो मेरे लिए सबसे पेनफुल सेमिनार होता है, भावना व्यक्ति नहीं होती। अब चुटकुले को अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं इंग्लिश में तो मैं ही चुटकुला बन जाऊं। चुटकुले में शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, भाव महत्वपूर्ण होते हैं। किस पॉइंट पे रुकना है आपको, कहां पॉज करना है, कहां सांस रोक लेनी। तो आप 17 घंटे खटे हो। जिस दिन शादी थी किसी ने आपसे पूछा ही नहीं खाना खाओगे कि नहीं, और आपको कोई दोस्त है आईएएस है, वो जैसे ही पहुंचा वरमाला के टाइम पे पूरे घर ने घेर लिया उसको, चारों तरफ लोग आ गए, भैया पानी, भैया जूस, भैया भैया मिठाई, भैया। पता लगा भैया पान खा रहे, किसी ने हाथ ऐसे कर दिया कि भैया यहीं थूकिए, बाहर कहां जा रहे भैया। अब आपको देख के आपका कलेजा फटा जा रहा है कि बताओ 17 घंटा मरे हम, और तुम इससे कह रहे हो भैया यहां थूकिए, भैया बाहर कहां जा रहे हैं। दूसरा सबसे प्यारा वर्ड लाइफ का है इंटरेस्ट। एरिस्टोक्रेसी के लिए R = I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी। बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी हो, कोई भी हो। तुम जनरल क्लास में सफर करो, ट्रेन के जनरल क्लास में, ट्रेन चलेगी, लोग बात करना शुरू कर देंगे, और ट्रेन 50 किलोमीटर क्रॉस नहीं करेगी, सब रिश्तेदार हो जाएंगे। भैया आपका भी घर गोरखपुर में है, हमारा भी है भैया, 10,000 रुपया दो। अरे नहीं भैया, तुम एसी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करो, यहां से लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, संभावना है कि जो सामने सीट पे बैठा हुआ आदमी होगा, संभावना है कि मॉर्निंग में तुम्हें देख के एक स्माइल दे दे, संभावना है, बात ही नहीं करेगा तुमसे। गरीब आदमी को पता है क्यों गरीब होता है? उसको समय की कीमत पता नहीं होती। वो जिसको कीमती मानता वो कीमती होता ही नहीं। मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ पावर। पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो आएगा। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोले, बोलने दो, अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो, जिम चले आओ, शरीर में ताकत बढ़ रही है। पैदल आगरा चले आओ, पैदल ही चले आओ। नहीं पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहां भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूं, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। या तो शरीर की बढ़ रही है, या मन की बढ़ रही है, या आध्यात्मिक बढ़ रही है। ताकत बढ़नी चाहिए। एक जमाना था जब मैं दिल्ली में, एक गुरुद्वारा है बंगला साहिब, वहां पे सोता था, गुरुद्वारा के बाहर। पैसा था नहीं, घर वालों ने भगा दिया था। घर वालों में मतलब माता जी ने भगा दिया था। उनका भगाना बड़ा जायज था, बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने मेरे ऊपर। उनकी बड़ी तमन्ना थी कि एक ही बेटा है, आईएएस बन जाएगा, गांव वालों को जीने नहीं दूंगी। एक से एक शादी के रिश्ते आए, उन्होंने शादी किया नहीं। कहीं बाबू के घर में करूंगी नहीं, चपरासी घर में करूंगी नहीं, आईएएस आएगा नहीं। मंत्री करने को तैयार नहीं था, तो उनको लगता था लड़का आईएएस बन जाएगा, मिनिस्टर के घर में शादी करूंगी और लखनऊ में जाके एकदम झंडा गाड़ देंगे।
बेटा हमारा। और वो घोड़ा जो है मिसफायर कर गया, रेस हार गया। और जब रिजल्ट के बाद मैं घर पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि सब ऐठन खत्म हो गई ना। तो पिताजी उनको मना कर रहे थे कि जाने दो यार, परेशान है। तो बोले चुप, तुम चुप रहो, तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हुआ है ये। तुमने कहा कहीं बस खत्म, अब जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पे जिंदा रहोगे, टुकड़ा, जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पे जिंदा रहोगे। ऐसे ना जाने कितनी बातें उन्होंने बोली, और बहुत अच्छा बोली। अगर वो नहीं बोलती तो मैं गारमेंट्स की दुकान चला रहा होता। माँ बाप का बोलना बहुत शानदार चीज होती है, बाद में समझोगे आप। और बहुत, मतलब सब तो बता ही नहीं सकते, थोड़ा सा ट्रेलर था तो मुझे भी थोड़ा सा, आप जब परेशान होते हो तो इरिटेट जल्दी होते हो। मैंने कहा ज्यादा मत बोलिए। बोली बोलेंगे। बोली अगर तुम्हारे अंदर पानी है, हमारी तरफ पानी शब्द का बड़ा इस्तेमाल होता है। रहीमदास ने उसमें दोहा भी बनाया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो बोली तुम्हारे अंदर पानी है तो जितना कपड़ा पहने हो, जूता सब उतार दो, और भी बाकी चीजें उतार दो, क्योंकि सब मेरे पैसे का है, और अभी यहीं से निकल जाओ। तो कपड़ा तो नहीं उतार पाए, लेकिन निकल गए। और निकल गए तो जो जिंदगी मैंने देखी उसके बाद 7 साल, 100 रुपए देने को कोई तैयार नहीं था। मतलब लोग फोन नहीं उठाते थे, बात नहीं करते थे। लोगों को लगता था कि कहीं पैसा ना मांग ले, पैसा ही मांगते, पैसा था नहीं। और बंगला साहिब गुरुद्वारा के बाहर कभी कभी सोते थे, वहीं खाना खाते थे। इसलिए मैं सिखों के खिलाफ कभी नहीं बोलता। मैं 2 लोगों के खिलाफ नहीं बोलता, एक ईसाइयों के खिलाफ, क्योंकि मैं फातिमा स्कूल में पढ़ा हूं, बहुत प्यार से पढ़ाया उन्होंने, मारा बहुत, 10th के बाद तो नहीं मारा, 9th तक मारा, उसके बाद नहीं मारा, लेकिन पढ़ाते बहुत प्यार से थे। और वहीं खाना खाते थे। उस 7-8 साल का जो पीरियड था, जो चीजें उसने सिखाई वो दुनिया की कोई किताब सिखा ही नहीं सकती। इंटरेस्ट, पहला वर्ड तुम अपने जीवन में लग लो, प्रायोरिटी। दूसरा इंटरेस्ट। तुमने कभी किडनी पे गाना सुना? किडनी पे, लीवर, पैनक्रियास। कभी तुमने किसी को सुना कि तुम मेरी लीवर में रहती हो? सब कहते हैं हार्ट में। लीवर फेल हो जाए ट्रांसप्लांट हो जाएगा, किडनी फेल हो जाए ट्रांसप्लांट हो जाएगी, पैनक्रियास उसकी बहुत सारी एक्सरसाइज दवाएं हैं, लेकिन अगर हार्ट फेल हो जाए तो आदमी तुरंत खत्म हो जाए। जितनी जिसकी यूटिलिटी बाजार में, उतनी उसकी कीमत। तुम इसलिए कीमती नहीं हो क्योंकि तुम इंसान हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 150 करोड़ लोग इस देश में हैं, 1 अरब 50 करोड़। जिसमें से 30 करोड़ सिर्फ यूपी में है, और सब वीआईपी। एकमात्र स्टेट है जहां पे हीरो होंडा स्प्लेंडर पे लिखा उत्तर प्रदेश सरकार। अरे आप टहलिए कभी लखनऊ में, मतलब जिसने BMW पे, पहली बात तो लिखा है क्या नहीं BMW वाला, होंडा सिटी पे लिखा है, समझ में आता है, आईजी वाईजी की गाड़ी होगी। हीरो होंडा स्प्लेंडर, उस पे 4 लोग बैठे हैं, एक टंकी पे बैठा हुआ है। वो गुटखा खा के कह रहा कर लो दुनिया मुट्ठी में। ऐसे थोड़ी मुट्ठी में होती है दुनिया। ब्लैक स्कॉर्पियो खरीद लिए। ब्लैक स्कॉर्पियो बैठने वाला हर आदमी अखंडानंद थोड़ी हो जाएगा। वो जो उस आदमी का पेशेंस है, उस आदमी का जो पर्सनालिटी है, हत्या हो रही उसके सामने, वो सीएम वाला सीन देखो, किलिंग हो रही, किलिंग, कितनी शांति से बैठा है, बाकी सब अनरेस्ट में।
उस सीन को अगर तुम देखो गौर से, सीएम अनरेस्ट में है, उसका सेक्रेटरी अनरेस्ट में है, मुन्ना तो खैर अनरेस्ट में है ही है, सिर्फ एक आदमी शांति से बैठा हुआ खंडानंद। वो जो पर्सनालिटी है, कूल, काम एंड क्वाइट, सोचो उसकी फैक्ट्री जल जाती है, उस फैक्ट्री को वो अपने नुकसान को अपने प्रॉफिट में बदल लेता है। जिसको ये कला आती हो कि अपने लॉस को अपने प्रॉफिट में बदल ले, उसको कैसे परेशान करोगे आप? इंटरेस्ट बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, तो उसको अपने जेहन में बिठा लो। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आज बाइडेन से कितना स्वागत बाइडेन जी का हो रहा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अमेरिका से हम बात नहीं करते थे, ये लोग हमको गेहूं भेजे थे, PL 480 जो अपने सुअर को खिलाते थे उनका गेहूं। आज भारत में आके बैठे हैं कि भैया हमारा थम्स अप खरीद लो, भैया खरीदेंगे। ये पूरी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष यहां बैठे किस लिए? उनको 1 अरब 50 करोड़ की बाजार चाहिए। एक भाई साहब गए थे मंदिर में, माथा वाथा टेक के आए, ये सब कैपिटलिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक भाई साहब आए, उनका नाम आपको पता नहीं होगा, वो तो नाच रहे थे उतरते वक्त, हवाई जहाज से उतरे तो उनके गेस्ट ऑफ ऑनर में डांस चल रहा था, वो भी नाचने लगे। कौन देखा? आपको कहां G20 के बारे में पता है? अल्बर्टो फर्नांडिस, ब्राजील के प्रेसिडेंट, नाचने लगे। बाजार रिसेशन चल रहा पूरी दुनिया में। अगर पूरी दुनिया को कोई बचाएगा तो इंडिया बचाएगा। और इंडिया कब बचाएगा? जब इंडिया का इंटरेस्ट फुलफिल होगा। तो मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि साउथ चाइना सी में हमारा भी इंटरेस्ट है। चाइना का भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। इतने सारे लोग आके बैठे हुए हैं। इंटरेस्ट 1960 की मूवी का गाना है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जूता है जापानी, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस फ्रॉम जापान, पतलून इंग्लिशतानी, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम ब्रिटेन, सर पे लाल टोपी रूसी, फॉरेन रिजर्व फ्रॉम रशिया। हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं था, तो रशिया ने कहा तुम्हें जो भी नेसेसिटी चीजें चाहिए, ऑयल चाहिए, जो भी चाहिए, हम तुम्हें देंगे इंडियन रूपी में। उसने बचाया हमें। पहले गाने जो लिखे जाते थे वो थिंकर्स वगैरह लिखते थे, सूफी लिखते थे, तो हर गाने का एक मतलब होता। वो गाना नहीं था, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सोना मतलब गेहूं और चावल, मोती मतलब कॉटन, हीरा मतलब शुगरकेन। तराशने के बाद उसकी कीमत बढ़ती है। पहले गाने थिंकर्स लिखते थे, सूफी लिख, अब तो कोई भी लिख देता है। मॉम डैड है नहीं घर में, पिछले कमरे में। इंटरेस्ट मैं क्लास में भी ऐसे ही करता हूं। मैं जब पढ़ाता हूं तो मुझे पता होता है 1 घंटे बाद लोगों को लगता है कि अब बहुत बोल लिया मास्टर। तो जैसे ही 1 घंटा बीतता है मैं टॉपिक चेंज कर देता हूं। और जहां मैंने लड़की की बात की और इधर उधर, तहां सब जिंदा, हाँ गुरुजी और थोड़ा सा और बताओ, और क्या बता रहे थे। मतलब 3-3 घंटे की क्लास होती है सिविल सर्विस की, और 3 घंटे बिठाना लड़कों को, सुनने को तैयार ही नहीं है कि भाड़ में गए। कितना पढ़ाओगे गुरुजी? तो मुझे पता होता है कि अब मारना कहां है। देखो कैसे तुम जिंदा हो गए, स्पाइन सीधी हो गई, भुजंग आसन में बैठ गए एकदम से कि और कुछ बताओ, ऐसी कुछ बातें बताया करो। ये सब क्या बता रहे हो? इंटरेस्ट पहला प्रायोरिटी, दूसरा इंटरेस्ट, और तीसरा वर्ड तो इतना प्यारा है। अगर उस वर्ड को तुमने आज से अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। हम सब मिडिल क्लास के लोग
राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। बता नहीं पाया था बहुत सारा, तो हमसे कहा भैया बता देना, हमने कहा बता दे। पर पता है हम क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं बनते? मिडिल क्लास, सारे सपने मिडिल क्लास के पास होते हैं। जो हायर इनकम ग्रुप है, जिसके पास 100 करोड़ रुपए साल में आ रहा है, उसको कोई सपना नहीं होता। यहां जितने लोग क्लास में बैठे हैं, सबका सपना होगा ऐसे ही वॉच खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, फुली ऑटोमेटिक खरीदेंगे, और एक मकाऊ जाएंगे और लास वेगास जाएंगे। अच्छी बात, एकदम जाओ, लेकिन कब जाओगे? मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। तीसरा वर्ड जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह है रिस्क। पहला प्रायोरिटी, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा रिस्क। जी भर के रिस्क लो। हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। 24 का इलेक्शन आ रहा है, हमको लोग फोन करके कह रहे हैं भैया इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे भैया बहुत पैसा खर्चा होगा। हाँ 200 करोड़ करेंगे। 200 करोड़? हमारे गांव में पिछले 3-4 दिन से खाना वाना नहीं बन रहा है। प्रोग्राम था, उसमें हमारे डिप्टी सीएम साहब आए थे, तो हमको पकड़ के लेके चले गए अपने चार्टर्ड हवाई जहाज। ऐसे ही, ऐसे मजाक में, कोई बहुत बात नहीं थी, ऐसे ही। और वो फोटो वायरल हो गई। पता नहीं वायरल हो गई कि कराई गई, लेकिन हो गई। अब गांव में खाना ही नहीं बन रहा है। दुनिया में अचीवमेंट दिखाने का जो सबसे ज्यादा, अभी तुम आईएएस हो जाओ या इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाओ अमेरिका में, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी का सबसे बड़ा मजा है शोषण होना, शोषण होना। अभी तुमको बहुत लोग सुनाएंगे, टीचर सुनाएगा, फैमिली सुनाएगा, समाज सुनाएगा कि भिखमंगे हो तुम, और तुमको बहुत प्यार से सुनना है। सुनने का भी एक मजा है। और जब कल तुम पावर में आओगे और तुम इंस्पेक्शन करने ऐसे किसी हॉल का जाओगे और कहोगे कि ये फोटो उल्टी लगा दो। जी साहब उल्टा ही अच्छा लग रहा था सर। लगा है ना सर? उल्टा लगाओ, उल्टा लगाओ। दुनिया में दो ही चीज का मजा है, एक शोषण होने का, एक शोषण करने का। लेकिन शोषण वही करेगा जो शोषित होने का मजा लेगा। तुम डरते रहते हो, भैया हमको मौसी कह रही थी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। लो, वो अपने लड़के से परेशान है, उनका लड़का 4 दिन से गायब है, 5वें दिन दारू पी के आया है, होश में है ही नहीं, तो वो अपनी भड़ास कहीं तो निकालेंगी। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम रिस्क लो, रिस्क, अच्छे अच्छे रिस्क लो, कैलकुलेटेड, डिजाइन करके, ये करना है, ऐसे करना है। अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बनकर पहुंचे, मतलब जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए अपने दोस्त के पास पैसा मांगने गए, तो उसने पूछा क्या करने चाहिए, क्या पैसा क्यों चाहिए? बोले वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना है, तो उसका फीस डिपॉजिट करनी। बोले तुम? अरे यार मेयर का इलेक्शन हार चुके हो। बोले राय मांगने नहीं आए, पैसा मांगने आए। अच्छा दोस्त था। लिंकन के डिसीजंस अच्छे। लिंकन की बायोग्राफी जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना। अंबेडकर, लिंकन, गांधी, कलाम, इन 4 लोगों की ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी जरूर पढ़ना। मतलब ये मैं तुमसे पर्सनल रिक्वेस्ट करके जा रहा हूं, जरूर पढ़ लो। और वो आदमी प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गया। सीनेट में पहुंचा पहले दिन, एक सीनेटर खड़ा हुआ, उसने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, योर फादर वॉज अ वेरी गुड कॉबलर। तुम्हारे पापा एक बहुत अच्छे मोची थे, उनका बनाया हुआ जूता मैं पहना हूं। पूरी सीनेट बैठी हुई है और तुम्हारे पापा को कोई मोची कह रहा है। उन्होंने कहा थैंक यू सर फॉर अप्रिशिएटिंग माई फादर, आई विल ट्राई टू बी लाइक माई फादर, so that today as you are appreciating my father for being a good cobbler, tomorrow your children will appreciate me for being the good president of America. पूरी सीनेट खड़ी हो गई। तुम बेइज्जती से डर रहे हो? 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती।
सन्यासी, स्टूडेंट और भिखारी। और अगर ये इज्जत की चिंता कर लें, इनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। अब सोचो कोई भिखारी है, तुमसे भीख मांग रहा है और तुम नहीं दिए, और तुमसे कह दे कि मैं मुगल फैमिली से हूं, तुम मुझको भूख नहीं दे रहे हो, तुम क्यों इज्जत की परवाह कर रहे हो? तुम समय की परवाह करो, फालतू की चीजों की परवाह मत करो। और अभी तो तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है, तुम्हें बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। तुम्हारा खास दोस्त जिसको तुम अपना बोलते हो, वो तुम्हारी कहीं लंका लगाएगा, तुमको पता चलेगा कि ये बोल रहा था। तुम्हारा साया कभी कभी तुमको धोखा देगा। और जिंदगी में टैलेंट क्या है? नंबर लाना? कोई टैलेंट नहीं। इस जीवन को समझना। 7 साल मुझे किसी ने राखी नहीं भेजी, और अब लोग झगड़ा करते हैं, भैया राखी के हम आपसे नहीं बोलेंगे। मत बोलो। पर तुम्हारे जीवन की शुरुआत है, जम के खेलो। अपना समय खुद को दो। जिस दिन तुम अपने दिन का 10 घंटा खुद को देने लगे, 10, उसका बाद तुम मिरेकल देखना। दस, 5 में तो तबाही हो जाएगी। 10, अपना समय खुद को दो। किसी के कहने में मत जाओ। हमने जब आईएएस की तैयारी शुरू की, इतना हंसते थे लोग मेरे ऊपर। अच्छा, उनका हंसना जायज भी था, हमें कुछ आता ही नहीं था, तो उनको लगता है कि तुम आईएएस बनोगे। हमने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। एक हमारे सीनियर थे, वो तो भी इतना हंसे बेचारे, इतना हंसे कि उनका एक दोस्त था, वो उनको पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया। पहली बार मुझे पता चला कि हंसी कितना कष्ट देती है। तो मुझे द्रौपदी की याद आई। तुम्हें कोई गाली में कुछ भी बोले, लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसें, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। तुम देखो दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कब? जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। हवाई जहाज खरीदनी, अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो, उसी के चाय पी के उसी से कह रहे हो हवाई जहाज खरीदना है। और जितनी बातें, कुछ लोग तो खैर उनकी कितनी बेइज्जती करो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। एक ऐसा भी वर्ग है, कहते हैं अरे भैया ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, दिल के बुरे थोड़ी हैं। अगर मैं दोबारा अपने घर चला गया होता ना 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, मेरे पिताजी ने कई बार फोन किया कि आ जाओ, तुम्हारी मम्मी का गुस्सा नहीं, गुस्सा मैं ना कोई बात, अब तो नहीं आएंगे, आना ही नहीं। फिर जब मैं उनसे वही मुझसे मिलने आई, पॉलिटिकल मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में वो भी आई थी और मैं भी आया था। तो पार्टी का हाईकमान जो था, मैं उसके साथ बैठा हुआ था, वो लाइन में उधर कोने में बैठी थी। तो मैंने एक आदमी से कहा कि वो मैडम बैठी, उनको आगे लेकर आओ, क्या बैठाओ। तो देखिए हमारी तरफ ऐसे, अरे मैंने कहा बैठो बैठो कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, उस माँ ने वो जो काम किया था ना, उससे अच्छा कोई काम ही नहीं हो सकता था। अच्छा था, चुनौती दिया, 22-25 साल पढ़ाया लिखाया, अब जिंदगी भर मेरे सहारे ही रहोगे। अब जिंदगी भर माँ बाप के सहारे रहोगे। 30 साल आपकी उम्र हो चुकी है। इलाहाबाद जाओ कभी, वहां देखो जो लोग आईएएस वाईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पैलियोलिथिक एज से तैयारी कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल, स्टोन एज। उनसे कहो भैया स्टोन एज पढ़ते, बोले नहीं हम तो रहे उस जमाने में, हमें पढ़ने की क्या जरूरत।
इंदस उंदस वैली सब देखे हैं, वो भी तैयारी कर रहा है, उनका बेटा भी तैयारी कर रहा है, बेटे को बच्चा पैदा होने वाला है, कह रहे हैं यही पढ़ाएंगे इलाहाबाद के स्कूल में। और चौथा, तुम अगर रिस्क लो, बताओ मत किसी को क्या करना है, तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो। क्या सोच रहे हो? सोच रहे लंदन खरीद ले, अच्छा, तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे। मैं अमेरिका जा रहा था, तो एक साहब मेरे साथ बैठे थे, तो उन्होंने पूछा, जब प्लेन टेक ऑफ हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा, अमेरिका जा रहा है? डायरेक्ट फ्लाइट, दुबई में लेआउट भी नहीं था, डायरेक्ट। तो उनसे पूछा अमेरिका जा रहा है? मैंने कहा नहीं, गोरखपुर जा रहा है, अभी ऐसे मोड़ेगा। बोले आप वहां सॉफ्टवेयर में काम करते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं रियल एस्टेट में हूं, व्हाइट हाउस खरीदने जा रहा हूं। क्या भाई साहब बदतमीजी कर रहे हैं? हमने कहा आप मेरे रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं? कहे नहीं, चुपचाप बैठे रहो, फालतू की कोई बात नहीं। फिर बीच में जब प्लेन बहुत टर्बुलेंस में फंस गया तो बेचारा एकदम अनकंफर्टेबल हो गया। हमका मरोगे नहीं, अभी मैं बैठा हूं हवाई जहाज में, अभी मुझे बहुत कुकर्म करने हैं, तुम्हारी मौत हो सकती है, मेरी नहीं है, और जब गिरेगा जहाज तुम्हारे कंधे बैठेंगे। बोले जब से बैठे हो उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। चौथा काम करो, और करो, तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं, है ही नहीं लोगों के पास। 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे हैं, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। डॉक्टर आयुर्वेदिक दवा खा रहा है, जो एलोपैथी का डॉक्टर तुम्हें डायबिटीज की दवा दे रहा है, वो खुद आयुर्वेदिक खा रहा है। इतना कंफ्यूजन है आज के जमाने में। बाहर 80% लोग खुद परेशान। जो आदमी मोटिवेशन दे रहा है, उसको बुखार हो गया, वो खुद डिप्रेशन में चला गया, कह रहा बुखार हो गया, कोरोना के सिम्टम है, भैया सांस अंदर नहीं जा रही है। मैंने कहा भस्त्रिका कर लो, बाहर निकालने की सांस जरूरत ही क्या है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी, योग और ध्यान। तुम 4 काम बिना मन के नहीं कर सकते। पढ़ाई, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ होगा, युद्ध, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ होगा, प्रेम, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ होगा, पूजा, तुम्हारा मन तुम्हारा। ये 4 काम जीवन के जो सबसे अहम है, उसमें वो बिना तुम्हारे मन के होगा ही नहीं। और जब भी कोई तुम्हें बेवकूफ बनाएगा, वो बाहर वाला नहीं होगा, वो अंदर वाला होगा। जैसे तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो, तुम्हें सुबह 4 बजे उठना है, शाम को ये बहुत मोमेंटम में रहेगा कि कल 4 बजे उठना है, 4 बजे का अलार्म लगाएगा, 4 बजे जब अलार्म बजेगा तो ये तुमसे पता क्या कहेगा? 5 मिनट और। ये नहीं कहेगा 2 घंटा, 5 मिनट। और अगर तुम 5 मिनट सोए तो नींद खुलेगी सुबह 9 बजे। मजा तब आएगा, तभी तुम्हें जलील करेगा कि उठ ही नहीं पा रहे हो सुबह। तुम्हारा ही मन। इस दुनिया में कोई बाहर के आदमी से नहीं परेशान। उल्टी सीधी, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहां ज्यादातर लोग तंबाकू खाते हैं, तो हमसे कहा कि वहां जूनियरों को बनाना होता है, रस्म होती है शायद। तो बोले बनाओ। हमने कहा ये कैसे? बोले ये बीवीसी है। बोले बीवीसी? बोले बुद्धिवर्धक चूर्ण। बोले इसको खाने से दिमाग बढ़ता है। तो अपने गांव आए, जो हमारे खेत पे काम करता था लड़का, उसको पकड़ के ले गए अपने हॉस्टल। उस वक्त उसकी उम्र 35-38 साल रही होगी। हम बोले भैया ये 6 साल से खाता है, इसकी बुद्धि नहीं बढ़ रही है। ऐसे तुमको बहुत लोग अभी बाजार में मिलेंगे, सिगरेट पीने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, योग करने से, ध्यान करने से। इस देश की परंपरा है, यहां जितने महान लोग हुए ना, छत्रपति शिवाजी, हमारी तुम्हारी तरह
मिडिल क्लास की फैमिली से, लेकिन रिस्क लेने की अदा है। अफजल खान से मिलने गए, उनकी हाइट 5'6", अफजल खान की हाइट 6'2", और अफजल खान ने कहा था कि कोई वेपन लेके नहीं आएगा। हाँ बोले बिल्कुल नहीं आएंगे, वेपन लाने की जरूरत ही क्या है। अफजल खान को मार के आए। तुम बस इमेजिन करो 5'6" का आदमी कमर तक पहुंचा होगा, 6 फुट 2 इंच। एक गुरु बनाओ। इतने सारे लोग इस कंट्री में हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ध्यान सिखाती हैं, योगा सिखाती, तुम किसी एक को ज्वाइन करो, करो अभी से करो। ये जो तुम्हें धोखा दे रहा है, इससे बचो। ये प्लान तो बनवा देगा, बड़े बड़े प्लान। इसका प्लान बनाने में कोई आसानी नहीं। अभी तुम्हारी छुट्टी होगी दिवाली की, घर जाओगे, देखना कई सारी किताब उताब लेके जाओगे कि घर चल रहा है और पढ़ेंगे, कोई मजाक नहीं। और जब तुम घर पहुंचोगे तो वहां तुमसे कहेगा कि कॉलेज में तो पढ़ते ही हो, यहां पढ़ के क्या करोगे। पता लगा जो बैग किताब भर के गए थे वो बैग खुला ही नहीं। पावर नेवर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। माओ कहता था, माओ ज़ेडोंग का स्टेटमेंट है, पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। पावर कम्स फ्रॉम द पीस ऑफ माइंड। यही तुम्हारा एनर्जी सोर्स, सब कुछ तुमसे कराएगा। तुम्हें 4 बजे बस तुम उसको देखना शुरू कर दो एक बार, इसकी ड्रामेबाजियां। ऐसा नहीं कि सुबह उठे 3 घंटा आंख बंद करके बैठे। एक साहब से मैं मिलने गया, वो लेटे हुए थे, 40-50 मिनट लेटे रहे। मैं बैठा किताब पढ़ रहा था। जब वो उठे, मैंने कहा क्या कर रहे थे? बोले ध्यान कर रहे थे। मैंने कहा हरामखोरी कर रहे थे तुम, 1 घंटे से लेटे हो। अरे नहीं भैया, ध्यान कर रहे थे। ध्यान का मतलब अपने मन को देखना कि तुमको राय क्या देता है और तुमसे करवाता क्या है। बस दोनों को नोटिस करना शुरू कर दो। जो ये तुम्हें राय देता है, अगर ये तुम्हें कहता है 6 घंटा पढ़ना है और 6 घंटे तुम पढ़ रहे हो, तो ये तुम्हारा दोस्त है। और अगर तुमसे कह रहा है 6 घंटा पढ़ना है और नहीं पढ़ने दे रहा है, तो तुम्हारा दुश्मन है। उसी को टेम करने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। तुम जिम नहीं जाते, कोई बात नहीं, जाया करो, अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो किसी कारणवश नहीं जा पाते, एक यौगिक प्रैक्टिस इंडिया में ऐसी है कि अगर उसे कोई व्यक्ति सिर्फ आधा घंटा डेली करे, तो वो पहली बात तो कभी बुजुर्ग नहीं होगा। उसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार। कभी तुम एयरपोर्ट जाना, टर्मिनल 3, तो जैसे ही टर्मिनल पे तुम एंटर करोगे, वो सारे पोस्चर्स बने हुए। कितने लोगों ने देखा? कोई उधर पीछे करता है? नहीं, अब बताओगे नहीं, सोचोगे कुछ पूछ ना ले मास्टर। 4 वर्ड, 4 वर्ड। और आप अपने स्कूल मैनेजमेंट को थैंक यू बोलिएगा। ये जो आपके टीचर्स सारे लोग बैठे हैं, इनको थैंक यू बोलिएगा। ये बाहर से लोगों को बुलाते हैं आपको कुछ शेयर करने के लिए, कोई आपका उधार थोड़ी है ये। लेकिन ये बाहर से लोगों को बुलाते हैं कि आप कुछ सीखो, आप कुछ समझो, आप जानो। थैंक यू कहना चाहिए यार। जब ये प्रोग्राम खत्म होगा ना, तो आप ये जितने भी लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आप पर्सनली, ऐसा नहीं कि 200 आदमी पहुंच गए थैंक यू कहने के लिए, लगेगा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, पर आप कहिए जरूर, थैंक यू कहिए, सम्मान करिए लोगों का, गेस्चर अच्छा रखिए। और 4 वर्ड, ये 4 वर्ड ने मेरा जीवन बदल दिया। पहला प्रायोरिटी, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा रिस्क। बड़ी प्यारी चीज। लाल बहादुर शास्त्री जी एग्जाम देने गए गार्ड का। बोर्ड मेंबर ने कहा यार तुम्हारी हाइट बहुत कम है, तुम लाइट दिखाओगे, पीछे दिखाई ही नहीं पड़ेगा। वो कुछ बोले ही नहीं। उनकी वाइफ की तबीयत इतनी खराब थी, मरणासन थी, वो कुछ बोले नहीं, चले आए। भारत के प्राइम मिनिस्टर बने मिस्टर सक्सेना, जो बोर्ड मेंबर थे, उनको कॉल किया उन्होंने।
प्राइम मिनिस्टर से पहले रेलवे मिनिस्टर बने, तो रेलवे मिनिस्टर बने, मुगल सराय आए, मिस्टर सक्सेना उस वक्त रिटायर हो चुके थे, बोर्ड मेंबर थे, उनको बुलाया उन्होंने। सक्सेना साहब को लगा कि ये तो रेलवे मिनिस्टर है, पता नहीं क्या करेगा, तो बुलाए, तो बैठाए, सम्मान दिया, थैंक यू बोला। बोले सर अगर आप नौकरी दे देते ना तो मैं रेल मंत्री नहीं बन पाता। तुम सोचते हो कि मैं जो सोचूं वो हो, पर तुम बहुत छोटा सोचते हो। एक भाई साहब मेरे मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने वैगनार पे लिखा रखा था गॉड्स गिफ्ट। बहुत टॉर्चर किया मैंने उनको। मैंने कहा जिसके पास इतनी गैलेक्सीज हैं, हमारी गैलेक्सी में 4 बिलियन स्टार्स हैं, हमारी गैलेक्सी, ऐसी कितनी गैलेक्सीज, बिलियन बिलियन गैलेक्सीज। हमारी जो गैलेक्सी है उसका एक कोना, जैसे ये साइड है, एक वो साइड है, इन दोनों साइड में सिर्फ हमारी गैलेक्सी, लाइट एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में 1 लाइट ईयर लेगी। 1 लाइट ईयर, सॉरी 1 लाख लाइट ईयर, 1 लाख लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर में 10 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। अब तुम मल्टीप्लाई कर लो। उस आदमी से जब तुम कुछ मांग रहे हो, वैगनआर, मंदिर जाओ, थैंक यू कहने के लिए चले आओ। जिनकी आंखें नहीं है उनको देखो, उल्टी सीधी चीज लोग मांगते हैं, भैया शादी करवा दो। कुछ लोग कह रहे हैं भैया लड़का 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 नहीं पैदा हो रहा है, मतलब बच्चे नहीं आपके, नहीं बच्चे, 2 बेटियां हैं। तब और तुम्हारे घर में जब लड़कियां पैदा होगी जश्न करना। ये तो एक अलग सा ट्रेंड है। अब तो धीरे धीरे तुम्हारी जनरेशन जो होगी ना, वो इस देश का निर्माण करेगी। वास्तविक तुम्हारी बहुत प्यारी जनरेशन आने वाली, पढ़ी लिखी जनरेशन, समझदार, एग्रेसिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जनरेशन है। किसी की भी वीडियो बना के डाल देगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी है। लेकिन तुम्हारी जनरेशन बहुत डिसाइडिंग जनरेशन होगी इस कंट्री के लिए। तो बस ये 4 चीजें जिन्होंने मेरे जीवन को बदला, वो मैंने आपसे शेयर किया। मैं आपके मैनेजमेंट को, आपके पूरे मैनेजमेंट के स्टाफ को, टीचरों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।